गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास के जो फिजिक्स हैं, जो जिसकी परीक्षा कल होने वाली है, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो मैं यहाँ से दे रहा हूँ। आप इन ऑब्जेक्टिव को देख करके कल परीक्षा के अंदर में अच्छे मार्क लाने की कोशिश करें। तो चलिए हम चलते हैं। पहला जो हमारा सवाल है वो सवाल क्या है उसको देखिए। सवाल नंबर 1 कहता है कि आवेश की विमा होती है। तो याद रखेंगे, जब भी आवेश की विमा होती है, ऐसा पूछा जाए किसकी विमा, तो आवेश की विमा, तो आप 80 पर मारेंगे। किस पर मारेंगे? 80 पर मारेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। इसका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जब एसआई मात्रक पूछे तो आप सेंटीमीटर मारेंगे। क्या मारेंगे? सेंटीमीटर मारेंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा सा हम आपको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख में आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कहता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, इसके अंदर में किसी गोलीय पृष्ठ है, एक गोलाकार है, सरफेस है, उसके अंदर में हम प्लस क्यू रख देंगे। किसके अंदर में? इसी सरफेस के अंदर में हम प्लस क्यू रख देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? पूरे पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होगा वह कितना होगा? तो यहाँ पर हमें फ्लक्स के बारे में पूछता है कि विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप इसको निकालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कूलाम बल है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये सारी जो चीजें होती है ना, अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये सब डिफाइन करने वाली होती है, लेकिन आपके पास समय कम होने की वजह से अब डिफाइन वगैरह करना छोड़ दें। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखें, उनके ऑप्शन में क्या आंसर है उनको देखें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कूलाम बल है। कूलाम बल कौन है इसमें से जरा देखें तो 4 ऑप्शन है। तो याद रखेंगे कि कूलाम बल जो होता है, कौन सा बल? कूलाम जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स भी होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है। सेंट्रल फोर्स भी होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम विद्युतीय बल कहते हैं। तो याद रखेंगे कूलाम बल एक प्रकार का केंद्रीय बल भी है और एक प्रकार का विद्युतीय बल भी है। इसलिए ये क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है, दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मुक्त आकाश का विद्युतशीलता, जिसको हम वैद्युतता का के नाम से जानते हैं और इन्हें परमिटिविटी चैप्टर से है और परमिटिविटी भी इसे कहा जाता है। इनका बस एसआई मात्रक पूछता है। किस आकाश का? तो मुक्त आकाश का। तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता जो होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो चलिए हम देखते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरीका का ऑप्शन मिले तो याद रखेंगे इन मुक्त आकाश की जो विद्युतशीलता होती है वो कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर से देखो, मुक्त आकाश का विद्युतशीलता किस आकाश की है? तो मुक्त आकाश की। कभी कभी इसको मुक्त आकाश भी बोलते हैं। इनकी जो परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता होती है, उसकी जो एसआई यूनिट है ये पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन। यहाँ देखो ये जो लगा हुआ है ना, ये बट्टा ही है, मतलब ये हुआ कूलाम का स्क्वायर और इसे हम बटा में बोलते हैं न्यूटन और यहाँ पर हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। इसी को हम कूलाम को हम यहाँ से सी से कूलाम को दर्शाते हैं, स्क्वायर हो गया बट्टा में। ये न्यूटन है, न्यूटन को हम इस तरीका से लिखेंगे और मीटर स्क्वायर है तो मीटर को हम इस तरह से लिखेंगे। इस पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है और इस पर पावर कितना है? तो 2 है, तो इसलिए +2। अगर इन्हीं चीज़ों को हम उठा करके ऊपर की ओर ले जाए तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ऊपर में कूलाम का स्क्वायर है ये रहेगा, बट्टा के जो नीचे में आपको दिख रहा है +1। तो याद रखेंगे n के ऊपर में जो +1 है, अगर इसको हम इस कूलाम के पास लाए
तो n हमारा यहाँ आ जाएगा, लेकिन नीचे की जो आपकी वैल्यू दिख रही है ये +1, ये ऊपर आने पर प्लस से बदल करके -1 हो जाएगा, और ये जो तुम्हें +2 दिख रहा है ये बदल करके -2 हो जाएगा। तो पर मीटर इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, तो हम देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर, ये छठा नंबर क्वेश्चन होने वाला है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक, हाँ एसपी ठीक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना भी स्पीड ना हो जाए कि हम समझ जाए पर आप ना समझे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। किस क्षेत्र में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी इलेक्ट्रिक जो द्विध्रुव होती है उसको घुमाने में जो काम किया जाता है उसे उस कार्य का क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, तो याद रखेंगे जो हमारा ऑप्शन ए है वो राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्या कहता है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, याद रखेंगे एक होगा अक्षीय स्थिति, दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति। तो जब भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है तो वो शून्य होता है। कितना होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, याद रखेंगे निरक्षीय स्थिति होनी चाहिए, में किसकी? विद्युत विभव का क्या होगा? व्यंजक। तो ये कितना होता है? 0 होता है, मतलब कि शून्य होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्या कहता है उसको चलिए, तो ये देखिए कि हम 8 नंबर में देखते हैं। कहते हैं कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र जो कैपेसिटर है की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इन्हें आप हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी याद रखेंगे कि 100 वोल्ट होंगी और 1 जूल की बात होंगी, वो 100 वोल्ट और 1 जूल, तब इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना होगा? तो 2 × 10⁻⁻⁴ फारेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 में। 9 क्या कहती है? दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। यहाँ पर बात करते हैं समतुल्य धारिता की। तो याद रखो एक यहाँ पर ए दिया गया है और यहाँ पर बी दिया गया है, इनमें हमें समतुल्य धारिता निकालना है। हालांकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इनका आंसर हम देखेंगे कि कितना होगा, क्योंकि अगर हम उसे डिफाइन करने लगे बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव एक नंबर के चक्कर में अभी 4-5 ऑब्जेक्टिव आपका रुक जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि जब भी समतुल्य धारिता की बात करेंगे तो इसका क्या आंसर होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट होगा। कितना? तो 20/9 माइक्रोफाराड होता है। अब ये कैसे होता है तो इसको आप हल करना पड़ेगा, आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सर पढ़ाए होंगे, आप समझते होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड है कि जितना जल्दी हो सके सर ऑब्जेक्टिव को हल किया जाए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी परिपथ की शक्ति होती है, याद रखेंगे किसी भी परिपथ की शक्ति, शक्ति का मतलब होता है सर्किट, सर्किट जो पावर होती है, सर्किट की जो पावर होती है वो क्या होती है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, सर्किट की जो पावर होती है वो V² होती है। V यहाँ पर विभवांतर है, R यहाँ पर रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम 11 नंबर को देखते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एकदम बिल्कुल हम हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ हम ट्रिक भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है जब किसी वस्तु की आवेशित जब किसी वस्तु यहाँ को होना चाहिए को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान मास होता है क्या वो बढ़ता है? पहले सवाल को समझिए कि कोई वस्तु है उसे आवेशित किया गया, मतलब इस वस्तु को चार्ज किया गया, चार्ज इस पर दे दिया, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तब उससे पूछा जाता है उसकी जो मास होंगी वो क्या होंगी, द्रव्यमान क्या बढ़ेगा, घटेगा, अचर रहेगा या बढ़ जाएगा, घट सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि किसी भी वस्तु को जब आवेशित किया जाएगा, मतलब उस पर चार्ज जब दिया जाएगा, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, तो याद रखेंगे चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, तो इसीलिए चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो घट जाए,
यानी घट सकता है या बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कहता है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। किसी चालक का जो प्रतिरोध बढ़ता है, एक कोई कंडक्टर है, मान लो कि कोई कंडक्टर है, ये एक तार है, इस तार के अंदर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। जब इसके अंदर का विशिष्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है, कब? तो उसी के बारे में पूछता है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जब भी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जबकि उस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से, मतलब इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन। याद रखेंगे जब क्रॉस सेक्शन घटेगा तो उसके अंदर का प्रतिरोध बढ़ेगा। याद रखेंगे अगला जो सवाल एक ऐसा इसी पर बनेगा कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो याद रखेंगे कि जब इस तरीका का प्रश्न होगा तो आपको देखना होगा कि हालांकि ऐसे प्रश्नों में डी ऑप्शन जो होता है उसमें ये लिखा रहता है इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन में रहेगा चालक का ताप बढ़ने पर, चालक के लंबाई पे, चालक के प्रकृति पर, ऐसा। तो याद रखेंगे किसी भी चालक का जो प्रतिरोध यहाँ विशिष्ट लगा हुआ है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक के ताप पे करता है, चालक के प्रकृति पर पड़ता है और उनके लंबाई पर भी डिपेंड करता है। तब उनमें हम रखेंगे ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि इनमें से सभी ऑप्शन डी में ही अक्सर आता है। लेकिन यहाँ पर कहता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो याद रखेंगे जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा? जब उनका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो घटेगा, तब जाकर के वो बढ़ेगा। कौन? तो विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है? याद रखेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है कि यहाँ पर आप इस तरीका से, जब भी ये कोई तार है, इस तार के ऊपर में एक कवर है प्लास्टिक का, और जब इसको छीलते हैं ना तो अंदर से ये क्या निकलती है? एक तार निकलती है। ये तार की जो मोटाई होती है ना, इसी को हम अनुप्रस्थ काट मान लेते हैं, इसी को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम क्या मापते हैं, ये सवाल है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम कभी भी मापते हैं तो एनर्जी को मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइए हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी हो जाए। मैं खुद ही आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो करने की कोशिश में हूँ। किलो वाट घंटा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं किलो वाट घंटा आवर है, किलो वाट आवर मतलब किलो वाट घंटा, जिसको KWH के नाम से जानते हैं। बस इसी का मात्रक पूछा जाता है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। चलते हैं हम देखते हैं कि किलोवाट घंटा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऊर्जा का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? ऊर्जा का। अगर आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीका से आ जाए, ऊर्जा का ऊर्जा का ऊर्जा जो है, ये जो एनर्जी है, ऊर्जा का जो मात्रक है क्या है, तब क्या देंगे आप? यहाँ तो पूछा है कि किलोवाट का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा। अगर पूछे ऊर्जा किसका मात्रक है, आप बोल देंगे यहाँ पर KWH का मात्रक है। कौन है? तो ऊर्जा है। अगला है चुंबकीय प्रेरण की विमा होती है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, चुंबकीय प्रेरण की जो विमा होती है, किसकी? चुंबकीय प्रेरण की विमा जो होती है वो होती है ML0 T-2 A-1। ये सब क्या है? विमा का लिखने का तरीका है। M से मास पढ़ेंगे, L से लेंथ पढ़ेंगे, T से टाइम पढ़ेंगे, A से हमारा एरिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ML0 T⁻²A⁻1। ये होगा किसकी? तो चुंबकीय प्रेरण की विमा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है। किसकी? तो ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से देख करके भी आंसर को चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ध्रुव जो प्रबलता होता है उसका जो मात्रक होता है वो A-1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। जब भी आप लॉरेंज बल निकालेंगे तो उसके लिए एक आपको जो अलजेब्रिक मेथड लगाना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारा यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें आपको कहता है कि क्या होगा। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जो लॉरेंज बल का व्यंजक होता है वो यहाँ पर वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V इंटू वेक्टर B ही होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उनको समझ। निम्नलिखित में से कौन सूत्र सत्य है? तो यहाँ पर आपको सूत्र देखना है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर 10 लगा हुआ है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह पर डेल्टा का यूज किया गया है। तो आप इसको देख करके ये बता सकते हैं।
तो आपने इस चैप्टर के अंदर में जब गया होगा तो पढ़ा होगा, लेकिन अब यहाँ पर तो उतने सोचने और समझने का समय नहीं है, इसलिए सीधा हम जाएंगे इनके सूत्र पे। तो याद रखेंगे सूत्र सत्य है, कभी आएगा कि असत्य है, दो शब्द रहेंगे, असत्य है, यहाँ पर पूछा क्या, सत्य है, याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर में, लोहा होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, एक है अनुचुंबकीय, दूसरा है प्रति चुंबकीय, तीसरा है लोह चुंबकीय और जो डी ऑप्शन है ये अनुचुंबकीय, जिसमें पढ़ते हैं फेरीमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, यही से ये सवाल है। तो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का जो है कि राइट आंसर देखते हैं। तो याद रखेंगे कि लोहा जो होता है, लोहा 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 तो लोह चुंबकीय होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है, नमन कोण, कौन कौन, नमन कोण, नमन कोण का मान कब, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, किस रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर, कौन सा कोण है, नमन कोण है। कहाँ से मान पूछ रहा है, उत्तरी ध्रुव से, कहाँ के लिए, तो विषुवत रेखा की ओर जब जाता है, मतलब कि नमन कोण का वैल्यू जब उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या वो स्थिर रहता है, क्या बढ़ता है, घटता है, कि पहले घट जाता है फिर बढ़ जाता है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जब नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से मतलब के नॉर्थ पोल से इधर की गई, विषुवत रेखा की तरफ गई, कौन रेखा, विषुवत रेखा, नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की ओर नमन कोण का मान जब जाता है तो वो घटता है, क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है, उनको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है यदि डेल्टा किसी जगह का मान नमन कोण है तो 10 जो डेल्टा है व्यंजक होता है। तो फिर यही जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 22 में, निम्नलिखित में से कौन स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक नहीं है, हेनरी है, वेबर है और वोल्ट सेकेंड एम्पियर है, जो भी है यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इस पर ज़्यादा सोचने समझने क्यों हुआ कैसे हुआ इतना समय नहीं है। आप तेजी से ये देखिए कि किसकी बात कर रहे हैं, स्वप्रेरण गुणांक का बात कर रहा है, तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक नहीं है। तो आपको क्या खोजना है कि ऐसा चीज खोजिए जो स्वप्रेरण गुणांक का यूनिट ही नहीं है, इस ऑप्शन में यूनिट नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता कौन है। तो याद रखेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है, हेनरी भी क्या है, इसकी मात्रक है, वेबर भी क्या है, वेबर बट्टा एम्पियर, ये भी क्या है, मात्रक है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर ये भी इसकी मात्रक है, लेकिन वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड इसकी मात्रक नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक हेनरी बराबर होता है, याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कितना का बात किया जा रहा है, एक हेनरी, एक हेनरी की जो मान होती है वो किसके बराबर होती है। तो याद रखेंगे कि एक हेनरी जो बराबर होता है 10⁻3, ये मान इसका सही है। आगे सॉरी, तो एक हेनरी किसके बराबर होती है, 10⁻3, और यहाँ पर यूनिट दिया होगा, तो इसमें तो यूनिट सब हमको दिख रहा है सेम ही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कितना होगा 10⁻3, कितना पे 10⁻3, यूनिट दिया हुआ है सेम, आपको भी आएगा सेम। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, ओम का एसआई मात्रक क्या है। ये 9th और 10th क्लास में आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप अपने ही फिजिक्स के अंदर में देखे होंगे प्रतिघात और प्रतिबाधा वाला जो चैप्टर होती है उसमें भी इसकी जिक्र हुई है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ओम का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होती है। तो जानते हैं कि ओम का जो मात्रक होता है वही मात्रक प्रतिरोध का भी होता है और वही प्रतिघात का भी होता है और प्रति बाधा का भी वही मात्रक होता है जो कि ओम का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखें उपयुक्त इनमें से सभी होता है। ओम का एसआई मात्रक, प्रतिघात का भी मात्रक वही मात्रक, प्रतिरोध का भी मात्रक वही मात्रक और प्रतिबाधा का भी एसआई मात्रक जो ओम का होगा मात्रक। इसलिए इन सभी के जो यूनिट होंगे वही किसका होगा, ओम का यूनिट होगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ओम का जो एसआई यूनिट होगा वही प्रतिबाधा का भी होगा, प्रतिघात का भी होगा, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं कि क्या है। आइए हम देखते हैं 25 में देखते हैं कि क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ कहता है कि किसी LCR परिपथ एक सर्किट है वो LCR है, उनमें ऊर्जा का क्षय होता है। किसका क्षय होता है, तो ऊर्जा का क्षय होता है। याद रखेंगे
कि जब किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है तो कहाँ पर होता है? तो उनके प्रतिरोधकों में होता है। किस में होता है? उनके प्रतिरोधकों में होते हैं। LCR के रेजिस्टेंस में होता है। याद रखेंगे किस में होता है? रेजिस्टेंस में होती है। किसकी क्षय होती है? एनर्जी की क्षय होती है। एनर्जी की क्षय होती है। अगला है 26 नंबर का 1/L ओमेगा की इकाई होती है। R की इकाई, L ओमेगा की इकाई, दोनों की इकाई, D किसी की नहीं। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि 1/L ओमेगा किसकी इकाई है? इसमें से किसी की भी इकाई नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। 7 किधर चला गया? आइए देखते हैं। 27 ठीक, 27 को छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे लिए इस बार कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है। अगला चलते हैं। हाँ, एक बच्चे बोल रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है सर वही करवा दीजिए। ठीक है, मैं भी यही सोचता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। चलिए चलते हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तरंग का कलांतर फाई का पदस्थान्तर डेल्टा x से जुड़ा है। संबंध मतलब जुड़ा है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इस तरंग का जो कलांतर होती है ना, ये λ/2π होता है। λ/2π होता है। λ/2π इंटू फाई होता है। λ/2π इंटू फाई होता है। किसका? तो तरंग का कलांतर का पदस्थान्तर जब डेल्टा x से जुड़ा हुआ रहता है तब उसका जो फॉर्मूला बनेगा तो λ/2π इंटू 5 बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये 9 भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इनमें पूछा जाता है कि कौन जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो वेव है वो नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो याद रखेंगे कि इसमें प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और एक्स किरणें, जैसे कि हम इससे पहले भी पढ़ते हैं, किरणें रे जो होती है अल्फा बीटा रे भी होती है। तो ये सब जो सवाल हैं ये बहुत ही इजी सवाल है। तो इसमें याद रखेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ये ध्वनि तरंग नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं होता है? तो ध्वनि जो तरंग होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ये याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या नहीं होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या नहीं होती है? तो ध्वनि तरंग नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है, तो आप याद रखेंगे कि हाँ, ठीक, हाँ, हाँ, क्वेश्चन जो है कि इस तरीका से भी आ सकता है कि जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि जो तरंग है वो किसकी तरंग नहीं है। तो याद रखेंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन में मारना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसमें मारना पड़ेगा। अगला चलते हैं, देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है उसको हम लेकर के चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। याद रखेंगे कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक जो अभिदृश्य लेंस है और वो कैसा है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लेंस है। तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जो इमेज बनने वाला है, इमेज का मतलब होता है कि फोटो जो बनता है वो कैसा बनेगा। तो किससे बनेगा फोटो? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से कैसा फोटो बनेगा ये हमें पूछता है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इनका जो राइट आंसर होने वाला है 31 का, तो वास्तविक और बड़ा कैसा होगा? वास्तविक और बड़ा। कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक होता है और बड़ा होता है। अगला चलिए, अभी अभी हम तुरंत इस तरह का क्वेश्चन देखे हैं। तरंग का कलांतर जो जिसको फाई से डिनोट करते हैं, तरंग का कलांतर का पद अंतर जिसको हम पदांतर डेल्टा एक्स से जुड़ी हुई बोलते हैं। अभी तुरंत ये क्वेश्चन हमने किया है। तो इससे पहले भी हमने ऑप्शन सी ही मारा था, डेल्टा और सॉरी लेमडा
और अपॉन 2π5 ये हमने मारा था। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 का। एक कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह है, तो कैथोड की जो किरणें हैं ये किसकी समूह है? याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जब भी कैथोड की बात आएंगी तो इलेक्ट्रॉनों के समूह होंगे। किसके होंगे? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के समूह जो होते हैं वो कैथोड किरणें के समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है 35 का, कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस सिद्धांत का? तो क्वांटम सिद्धांत का। यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है कि क्वांटम जो नंबर होती है जिसको आप बोलते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये वाला जो चैप्टर नंबर फिजिक्स का 1 है उससे जो पढ़ते हैं उसी के बारे में पूछा जाता है कि क्वांटम का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जो क्वांटम के सिद्धांत दिए थे वो कौन दिए थे? प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? प्लांक ने दिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर कहता है गामा किरणें की तरह होता है। कौन गामा किरणें की तरह होता है? क्या अल्फा किरणें होती है, बीटा किरणें होती है, कैथोड किरणें होती है और एक्स किरणें होती है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जो एक्स किरणें जो होती है ये किसके जैसी होती है? तो गामा किरणें के जैसी होती है। गामा, ये गामा किरणें हैं, गामा रे बोलिए, किरण बोलिए, जो बोलना है बोलिए। तो एक्स और रे, एक्स और गामा, तो एक्स जो किरणें होती है किसके जैसी होती है? तो गामा किरणें की तरह होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 पे। सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा, सोलर सेल में पढ़े होंगे, जो धूप के चार्ज के लिए, धूप चार्ज जिसको बोलते हैं, सोलर जो होता है प्लेट होता है, तो ये किसका स्रोत है? मतलब कि वो जो आपको एनर्जी देता है तो किस माध्यम से देता है? कि क्या नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, मूल कणों का विलोपन या नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जो सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, क्या होता है? सौर ऊर्जा जो हमें प्राप्त होता है जिसको अंग्रेजी में सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं, ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन। एक है नाभिकीय विखंडन और यहाँ है नाभिकीय संलयन। तो याद रखेंगे आप नाभिकीय संलयन में मारेंगे, ना कि विखंडन में मारेंगे। किस में मारना है? तो नाभिकीय संलयन में मारना है। किसका स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत है। आगे चलते हैं।